Hello students, welcome back to classes. This is Dr. Amit Agarwal. I will take care your one subject that is electromagnetic field theory. तो आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो है आपके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन भी है। तो एज ए फर्स्ट क्लास में चाहूँगा सबसे पहले जो मैं बात करूँ वो थोड़े से सिलेबस की बात कर लूँ, जिससे कि क्या है कि आप भी यू कैन फील कंफर्टेबल टू कनेक्ट विद द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आगे कहाँ यूजफुल होगा, फर्दर लॉट ऑफ थिंग्स वी विल टॉक अबाउट। बस फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल डिस्कस अ बिट सिलेबस टुडे। और मैं बहुत छोटे छोटे से वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप भी कंफर्टेबल रहें। बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं होंगे मेरे। तो आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी इजली यू कैन सी हियर दैट दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। EMFT इट इज कॉल्ड, और आपका कोड है वो है आपका KEE301। सो इस बारे में पूरे सेमेस्टर हम चर्चा करेंगे। तो यूनिट 1 में इफ यू कैन सी इजली यूनिट 1 का सिलेबस दिस इज मेंशन। इट इज अ मेनली इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कवर करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लगे कि सर बेसिक ऑफ द वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 12th लेवल और इन द फर्स्ट ईयर लेवल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम बात ना सी अलग अलग सिस्टम्स की करने वाले हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है, उन्होंने ये सिस्टम पढ़ा होगा बहुत इजली कि ये हमारा सर एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है सर, और ये हमारा जेड एक्सिस होता है। तो ये एक्स वाई जेड प्लेन की बातें हमने बहुत ऑलरेडी की हुई हैं। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें आपके सिलेबस में, तो ये देखिए ये लिखा हुआ कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन। उसके बाद लिखा हुआ है सिलिंड्रिकल, उसके बाद लिखा हुआ है स्फेरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक्स वाई जेड की बात तो आप ऑलरेडी फिजिक्स में या आप फर्स्ट ईयर लेवल पे आप करते चले आ रहे हैं, आई हैव नो डाउट। बट इसके अलावा अगर मैं किसी पॉइंट को यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बताना चाहता हूँ, और मेरे पास एक्स वाई जेड प्लेन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सिलिंड्रिकल प्लेन है। अगर मैं यहाँ पे एक ऑरिजिन में एक सिलेंडर बना दूँ, कुछ ऐसा एक सिलिंड्रिकल प्लेन है, इसका ऑरिजिन यहाँ पर है ओ, तो क्या आप उसके कोऑर्डिनेट बता पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड नहीं है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ओरिजिने पे यहाँ एक्स एक्सिस की बात करूं और यहाँ मैं एक स्फेरिकल क्रिएट कर दूं, सर्कल एक बॉल की तरह, तो एक स्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर डिफरेंट फ्रॉम द कार्टेशियन प्लेन। तो अगर मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में बोलूं, तो वी आर लिविंग ऑन अर्थ, बट वी हैव टू स्टडी द एनवायरमेंट ऑफ मून एंड मार्स टू। इफ द पीपल आर लिविंग ऑन द अर्थ, they have to understand first of all what is are the circumstances in the moon as well as in the Mars, because moon and Mars are two different systems, two different planets। सेम ऐसे ही यहाँ होने वाला है इस सब्जेक्ट में आपके साथ। ये जो कार्टेशियन प्लेन की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस, ये ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं, बहुत चीजें अवेयर कर चुके हैं आप। लेकिन क्या सिलिंड्रिकल प्लेन में जाते ही क्या कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को आप डील कर पाते हैं, या स्फेयर सिस्टम में जब आप जाएंगे तो क्या आप उसको डील कर पाएंगे? तो इन सब की बातें हम करेंगे। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं उसकी भी बात करेंगे। फिर बहुत सारे आपके वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे, यहाँ डेल ऑपरेटर, ग्रेडियंट ऑपरेटर। तो आपको सब कुछ अभी इमीडिएटली मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको सब कुछ एकदम नया सा लगेगा और लगेगा बहुत सारा है। एक एक यूनिट को पिक करके मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, उस पर प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तो आपके लिए पूरी जर्नी बहुत कंफर्टेबल होने वाली है, एकदम कंफर्टेबली आपको समझ में आएगा। अब आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में। फिर देखिए सेकेंड यूनिट का नाम अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्योरी। तो ये फिजिक्स में हमारा हमेशा एक टॉपिक रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और फिजिक्स में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो कूलम्स लॉ वेल नोन है। फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं तो ये भी एक नया टॉपिक नहीं होगा आपके लिए। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं या इलेक्ट्रिकल फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं आपको, तो ये देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम ऑलरेडी फिजिक्स में सब कुछ पढ़ चुके हैं। बट अगर मैं यही बात करूं कि गॉस लॉ की और मैक्सवेल्स इक्वेशंस की, तो ये क्या है सर? तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि अगर एक चार्ज वो कहीं पॉइंट पर रखा हुआ है, तो वो कहलाता है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी चारों तरफ। जैसे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक चार्ज अगर मैं ले लूँ, ये मेरा प्लस क्यू का चार्ज है, तो इसकी वजह से चारों तरफ से इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी ई। बट लेकिन अगर यही चार्ज मेरा चलने लगे v की वेलोसिटी से, ये चार्ज मेरा चलने लगा v की वेलोसिटी से,
तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। ये भी सर हमें पता है, हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 12th में। लेकिन बी और ई का आपस में रिलेशन क्या है अगर मैं बात करूं, तो बी और ई के रिलेशन को बताता है ये आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मैंने डार्क कर दिया है रेड से, मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो इसी तरह के इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन की बातें हम सेकेंड यूनिट में करेंगे। फिर आप थर्ड यूनिट में आ जाइए, तो उसमें सिर्फ करंट की वजह से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड या उसके वजह से क्रिएट होने वाले फोर्सेस हम उसकी बात करेंगे। उसमें भी कुछ लॉ लगते हैं, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड में कहा कि सर मुझे कूलॉम्स लॉ आता है, मैं ऑलरेडी 12th में पढ़ चुका हूँ। तो मैं आपसे बात करूंगा कि फिर आपको क्या बायो सावर्ट लॉ आता है, वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द करंट। तो सारी ही सारी बातें मैं आपसे कनेक्ट करके करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम पहले की कनेक्टिविटी से अपने आप को जोड़ सकें तो हमारे लिए सिलेबस बड़ा आसान हो जाता है। तो आप देखेंगे जो जो आप फिजिक्स में पढ़ के आए हैं उसी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम पढ़ेंगे इसमें। यूनिट अगर मैं 4 की बात करूं तो यूनिट मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स है। इसमें आप मटेरियल और डिवाइसेस पढ़ते हैं। अब आप मैं बात करूं अगर आपके मैग्नेटिक डाइपोल, कि आपका एक प्लस एक माइनस होता है डाइपोल, एक साउथ होता है एक नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ और नॉर्थ, ये आप अगर मैग्नेटिक क्रिएट करें यहाँ पे ऐसे, तो कुछ ऐसा बनता है। अगर करंट की बात करूं तो अगर आप एस ले लो तो मैं इसमें ऐसे एरो लगाऊंगा, और ऐसे एरो लगाने के बाद क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये क्लॉकवाइज करंट है। तो अगर आपको कहीं साउथ क्रिएट करना है तो आपको क्लाउड वाइज करंट चाहिए। और मैं एन को बात करूं तो एन में मैं ऐसे एरो लगाता हूँ और इसके ऊपर सर्कल बना देता हूँ। तो ये देखिए ये करंट क्या हो रही है, ये मेरी एंटी क्लॉक करंट चल रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉर्थ क्रिएट। तो इस तरह का ये जो मैग्नेटिक से डाइपोल प्रॉपर्टी से या मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस, ये जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड इनबिल्ट होती है तो उसमें ये बाउंड्री कंडीशंस का क्या रोल रहता है, इसके बारे में बात की जाएगी इस 4th यूनिट में। आपकी बात करूं कि इंडक्टर्स और इंडक्टेंस, तो इंडक्टर तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर मैं एक इंडक्टर की बात करूं, ये वाला पॉइंट इंडक्टर, कि इंडक्टर क्या है, तो कोई कहेगा भाई इंडक्टर तो सर हमने ये पढ़ा हुआ है, ये है हमारा इंडक्टर। और इसमें अगर करंट जा रही है आप आई की, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, V बराबर मैं बोलता हूं L di/dt। इट मीन्स अगर करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो वोल्टेज कम हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप बताइए कि अगर आई मेरी कांस्टेंट है तब क्या होगा। अगर इसी बार में मैं बात करूं कि आई मेरी कांस्टेंट है, आई मेरी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, di/dt क्या हो जाएगा, di/dt मेरा जीरो हो जाएगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थोड़ा अजीब सी बात समझ में आती है यहाँ पर। कैसे अजीब सी बात सर, ऐसे अजीब सी बात कि देखिए ये इंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इसमें वोल्टेज डिफरेंस क्या है, जीरो है। हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन योर करंट इज कांस्टेंट। तो अगर आपको ये 12th का कॉन्सेप्ट फिजिक्स का पढ़ा हुआ है तो मैं कहूँगा कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और आपने नहीं पढ़ा तब भी मेरे लिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अगर नहीं पढ़ा तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अब देखिए लास्ट यूनिट में फिर वही मैक्सवेल्स इक्वेशन आ रही है यहाँ पर, और मैक्सवेल इक्वेशन को हम वेव एप्लीकेशन में डील करना सीखेंगे। फिर वहां पे फिर अभी हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, फिर हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा था, अब हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे। फैराडे लॉ भी आपको करंट से कनेक्टेड है, और फिजिक्स में आपको याद आ रहा होगा, आपने कभी पढ़ा होगा तो। फिर बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक की बात होगी। अब आप कहेंगे डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि फिजिक्स में अगर आपको याद हो तो ये आपका एक कैपेसिटर होता था, ये होता था कैपेसिटर। और C बराबर आप लिखते थे कि एप्सिलॉन A/D। अगर आपसे कोई FC की कैपेसिटर की वैल्यू पूछता था तो आप बोलते थे C इक्वल टू एप्सिलॉन A/D। लेकिन इसके अंदर अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक रख देता था, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख देता था, तो क्या होता था, ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से ये परमिटिविटी की वैल्यू जो होती थी, एप्सिलॉन की वैल्यू, वो चेंज हो जाती थी। इसकी वजह से क्या होता था, आपका कैपेसिटर C की वैल्यू चेंज हो जाती थी। तो अगर कोई स्टूडेंट डाइलेक्ट्रिक को ये समझ रहा है इसके अंदर रखने वाला मटेरियल, तो बिल्कुल ठीक समझ रहा है। इसका मतलब उसने फिजिक्स में काफी टाइम दिया है 12th में। अब यहाँ तो आपका यूपीटीयू का सिलेबस हो जाता है खत्म। अब आप सोच रहे होंगे ये येलो कलर में सर आपने गेट का सिलेबस क्यों मेंशन कर रखा है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप कोई भी चीज को जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले फ्यूचर में आपका उस चीज का यूज क्या होने वाला है। तो वट एवर यू हैव स्टडीड इन द 5 यूनिट्स, दैट इज गोइंग टू आस्क इन योर गेट सिलेबस और नॉट। बट फिर मैं बात करूंगा कुछ स्टूडेंट्स की, तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर हमको तो गेट में अपीयर ही नहीं होना,
तो हमारे लिए तो सर गेट का कोई मतलब ही नहीं है। बट मैं फिर उनको बोलूंगा इट डजंट मैटर यू आर गोइंग टू अपीयर इन द गेट और नॉट, बट यू हैव टू क्वालिफाई योर गेट स्कोर। You have to sit in the gate exam and you have to get some score there and you have to qualify. What is the importance of that? Because it justifies that what you have studied in the 4 year, that meaningful and that you know well about the concept. आपने सिर्फ ऐसे रट के पास नहीं किया है, you know better the concept knowledge है आपके पास। तो आपको लगेगा फिर एक बात है सर इसमें तो गेट में तो बहुत कम सिलेबस है, तो मैं बता दूंगा ये इतना सा सिलेबस ही आपकी 5 ही यूनिट को कवर कर रहा है। अगर आप बोलो तो ये देखिए कि कूलाम्स लॉ है। अब कूलाम्स किसी को वेक्टर स्टडी अगर नहीं किया उसने ढंग से, तो वो कूलाम्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम या इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी है, गॉस लॉ है, डाइवर्जेंस है, तो हमारा ये देखिए फर्स्ट यूनिट की बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं, सेकेंड यूनिट की कवर हो गई हैं। फिर आप देखेंगे तो ये कैपेसिटर ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, बायो-सावर्ट्स लॉ है। बायो-सावर्ट्स लॉ में क्या कवर हो रहा है? बायो-सावर्ट्स लॉ में आपके पूरे करंट की कैरेक्टरिस्टिक कवर हो रही है। इट मींस अगर किसी करंट charge is moving, it means current is there, and if the current is there, some force is around the current, around that material on which is current is flowing. तो वो force हम कैसे निकालते हैं? How we will find out that magnetic field and how we will find out that force? वो हम find out करते हैं बायो-सावर्ट लॉ से। तो ये देखिए बायो-सावर्ट लॉ जैसे करें, अब आपको करंट की सारी पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक, तभी आप बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई कर पाएंगे। फिर देखिए ये एम्पियर्स लॉ, तो आप देखेंगे गेट के सिलेबस में ज्यादातर लॉस को कनेक्ट कर दिया है, बिकॉज लॉस आपको तभी पता होंगे जब आपको बेसिक छोटी छोटी चीजें पता होंगी। अब कितना इंपॉर्टेंस है तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। ऑन एन एवरेज मैंने लिख रखा है यहाँ पे 8 से 10 मार्क्स का जो है गेट में इसका सिलेबस है। हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। और जहां तक मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल डराने वाली बात नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी एक विजुअलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है। इट मीन्स आप हमेशा 2D पे काम करते हैं, बट इसमें हमेशा 3 डायमेंशंस पे काम होता है। इट मीन्स जैसे मैंने पहले कहा था कि ये डायरेक्शन आपकी y हो गई, ये आपकी x हो गई, और ये आपकी परपेंडिकुलर, ये आपकी z डायरेक्शन हो गई। तो ये मैं बात कर रहा हूँ तो 3 डायरेक्शन, अगर x और y के बीच में बात करूँ तो इसके बीच में 90 एंगल है। भले किसी को ज्यादा लग रहा होगा, बट इट इज 90। इसी तरह मैं y और z के बीच में बात करूंगा तो ये भी 90 है। x और z के बीच में कितना एंगल है? वो भी 90 है। लेकिन मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये 2D प्लेन है, लेकिन एक्स वाई जेड एक्सिस किसमें है? 3D प्लेन है। तो इसमें आपके अपने माइंड के कैपेबिलिटीज को यूज करके आपको 3D में एक्सपोज करके चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा विजुअलाइजेशन का पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाता है, और जैसे ही विजुअलाइजेशन का पार्ट इंक्लूड हो जाता है, थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें अनकंफर्टेबल फील करता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है सब्जेक्ट छोड़ दें, हमारा टफ सब्जेक्ट है। बट आप अगर इसको दूसरे तरह से इसको एक्सेप्ट करें, इस सब्जेक्ट को, अगर आपने एक टफ सब्जेक्ट डील कर लिया तो इसका मतलब आपके 5 सब्जेक्ट इजीली जो हो रहे हैं वो इजी सब्जेक्ट वो आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। अगर आप गेट के या कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी रैंक बहुत अच्छी आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर छोटा सा मैं क्रिएट करना चाहूँ आपको प्रॉब्लम, तो मैं बोलूंगा देखो ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखना, एक्स और वाई की डायरेक्शन को क्या किया मैंने? अपोजिट कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या? जेड की डायरेक्शन। अब अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि क्या मैंने ये सही लिखा है, तो अगर स्टूडेंट को नॉलेज नहीं है तो वो कह देगा सही लिखा है। अदरवाइज अगर मैं बात करूं कि क्या एक्स इधर और वाई इधर और जेड इधर लिखा जा सकता है, तो मैं बोलूंगा इट इज ए रॉन्ग नोटेशन, इट इज ए रॉन्ग नोटेशन, ये बिल्कुल गलत नोटेशन है। अगर मैं x यहां पर लिख रहा हूं, y यहां पर लिख रहा हूं, तो z को मैं परपेंडिकुलर अपवर्ड नहीं लिख सकता। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है कि अगर आप मेरे हाथों की फिंगर की उंगलियां आप देख पा रहे हैं, तो ये मेरा राइट हैंड रूल है, इस पर राइट हैंड रूल एप्लीकेबल होता है। राइट हैंड रूल में क्या करते हैं हम, ये जो फिंगर्स की मेरी डायरेक्शन है वो x टू y मूव करता हूं मैं, तो जो थंब की डायरेक्शन है वो z की डायरेक्शन होती है। तो देखिए अगर x मेरा यहाँ पर है, मैंने अपने लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ मैं, और x से मैं अपने अपने टुवर्ड्स बढ़ रहा हूँ आगे, x टू y का जा रहा हूँ, तो थंब की डायरेक्शन क्या हो रही है? x टू y ऊपर की तरफ हो रही है, इसलिए z की डायरेक्शन ऊपर है। लेकिन अगर x से मैं y इस तरह से मूव करूंगा क्लॉकवाइज, तो फिर थंब की डायरेक्शन कहाँ है? मेरी नीचे की तरफ है। इसका मतलब z की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए? नीचे होनी चाहिए। अगर ये आपको अभी समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो सिर्फ मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, आपका डाउट सेशन क्लास भी लूंगा, तो उसमें हम लाइव बैठेंगे और बहुत छोटी छोटी बातें करेंगे। तो मेरा हमेशा से एक
जब भी मैं कोर्स शुरू करता हूँ, कभी भी पढ़ाना शुरू करता हूँ, तो सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को ये रियलाइज कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए कि सब्जेक्ट इज़ नथिंग बट, अगर आप मेरे साथ एक बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो दैट इज़ माय पर्सनल प्रॉमिस टू यू कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत अच्छा फीलिंग आने वाला है। सर फीलिंग क्यों आएगा? फीलिंग इसलिए आएगा क्योंकि अगर कुछ ही स्टूडेंट एफर्ट दे के कॉन्सेप्ट को कैच करते हैं और जब उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छा फीलिंग आता है। तो ये पूरे सेमेस्टर अब ऐसा होने वाला है आपके साथ। तो आई ट्राई टू पुट स्मॉल स्मॉल शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस टू यू। अभी तो इतना ही मैं आपको आज सिलेबस बताया है और नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको यूनिट नंबर 1 से शुरू करूंगा। एक बुक्स के बारे में और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये देखिए मैंने बुक्स लिख रखी हैं। अगर आप एकेटीयू का सिलेबस खोलेंगे तो आपको 2 मेजर बुक्स मिलती हैं। एक उसमें टेक्स्ट बुक प्रेफर कर रखता है जो सेडिक्यू एक राइटर की बहुत फेमस बुक है ना, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। आप मेरे उसमें अगर अभिज्ञान का टूल आप यूज करने वाले हैं कुछ दिन बाद, उसमें आप जाएंगे मेरे प्रोफाइल पे तो उसमें भी आपको इसका इमेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक रेफरेंस बुक है, इसका नाम है हेट। हेट की बुक है, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस बुक। बट आपको ये वाली जो बुक है मैं सेडिक्यू की बोली, ये मैं आपको प्रेफर करूंगा, ये मेरी प्रेफरेंस रहेगी। प्रेफरेंस वाली बुक मैं बोलूँ तो ये वाली मेरी प्रेफरेंस बुक रहने वाली है। ये सैडिक्यू की बुक है और सैडिक्यू की बुक को ही मैं फॉलो करूंगा। तो ये अगर मैं बात करूं कि पीडीएफ, तो आपको या तो मैं पीडीएफ मेल कर दूंगा इसका या आपको शेयर कर दूंगा जो विज्ञान का टूल है जिसके थ्रू हम पढ़ने वाले हैं। तो दिस वाज द कॉमन थिंग जो मैंने आज से डिस्कस किया, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का होल सिलेबस एज वेल एज बुक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊंगा थोड़ी सी यूनिट 1 की बातें, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और वेक्टर का होगा, जो बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि थंब रूल ये मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए इसी से मैंने बताया हुआ कि देखिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड रूल करना है तभी आप किसी 2 की डायरेक्शन पकड़ पाएंगे, यानी कि एक्स क्रॉस अगर मैं वाई करता हूँ तो ये मुझे जेड ही मिलना चाहिए, और ये तभी मिलेगा जब एक्स टू वाई आप एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो जैसे इसमें ए टू है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये हम करेंगे अगले वीडियोस में, डोंट वरी। तो ओके, थैंक यू, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।